अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ शकील। मेरे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो शिमला मुआहदे को ख़त्म किया जाए, पर वो कैसे। ब्यूरोक्रेसी को नैब से तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए हुकूमत ने क्या फार्मूला तजवीज़ किया है वो, और साथ ही बहुत बड़ी ख़बर, जनरल आसिफ बाजवा साहब की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी कर दी है, इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। मैं बिला तमहीद मुज़म्मिल साहब की तरफ जाता हूँ और सबसे पहले इनसे पूछता हूँ, सर मुझे पहले बताइएगा कि कल के आपके कॉलम में था शिमला मुआहदे को ख़त्म किया जाए। फ़र्ज़ करें अगर हम उसको ख़त्म कर भी देते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। पहले तो बताएं कि ख़त्म क्यों किया जाए, फिर उसका तरीक़ाकार बताइएगा। देखें, शिमला मुआहिदा जो है ये एक मुआहिदा है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1972 में तब हुआ जब पाकिस्तान दो लख्त हो चुका था, बांग्लादेश बन चुका था और पाकिस्तान एक वीकर पोजीशन में था। लेकिन इस मुआहिदे की एक यूनिक बात यह है कि ये मुआहिदा पाकिस्तान और भारत दोनों की पार्लियामेंट्स ने रेक्टिफाई किया हुआ है। अब जब भारत की पार्लियामेंट ने 370 और 35A की तरमीम मंजूर की हैं जो कि शिमला मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हैं। शिमला मुआहिदे में ये लिखा हुआ है कि कश्मीर का स्टेटस को के तौर पर बहाल रहेगा। जब भारत की पार्लियामेंट ने शिमला मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर दी है तो जवाब में पाकिस्तान की पार्लियामेंट को शिमला मुआहिदे को मनसूख करने की करारदाद मंजूर करनी चाहिए। ठीक है। आपने अब अक़वाम मुत्तहिदा में भी देखा कि जब पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मसला लेके गया है तो जो इंडियन मंदूब है उसने बाहर आकर ये कहा कि हम शिमला मुआहिदे के तहत बात करेंगे। ठीक है। जब भी हम यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं कश्मीर को लेकर, भारत शिमला मुआहिदे को एक कवर के तौर पे और डिफेंस के तौर पे यूज़ करता है कि नहीं नहीं वो हम शिमला मुआहिदे के तहत बायलैटरली बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में भारत के इस हथियार को, ये शिमला मुआहिदा भारत का हथियार है, हमारे किसी काम का नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज कश्मीर में जो सूरत हाल है, जो वहाँ कर्फ्यू है, जो भारत की पार्लियामेंट ने किया है, 16 रोज़ हो गए आज कर्फ्यू 16 को। रोज़ हैं, और जो 370 और 35A की तरमीम के बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट को फौरी तौर पे शिमला मुआहिदे को मनसूख करने की करारदाद मंजूर करनी चाहिए और पाकिस्तान की हुकूमत को इस करारदाद के बाद ऑफिशियली कह देना चाहिए कि चूँकि हमारी पार्लियामेंट ने शिमला मुआहिदा मनसूख कर दिया है, जिसने मंजूर किया था, लिहाजा शिमला मुआहिदा मनसूख हो गया है। शिमला मुआहिदा वैसे भी जो है उसकी मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ हो चुकी हैं। कारगिल उसकी खिलाफ वर्जी थी, सियाचिन पर भारत का हमला उसकी खिलाफ वर्जी थी, ट्रेड बंद होना उसकी खिलाफ वर्जी है, भारत ने कितनी दफ़ा सैंक्शंस किए हैं वो सब उसकी खिलाफ वर्जी हैं। तो ये एक ऑब्सोलीट मुआहिदा है जिसकी मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जी हो चुकी है। हमने सिर्फ भारत के हाथ में एक हथियार दिया हुआ है, इस हथियार को भारत से वापस लेना चाहिए और इसको फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, चलें ये तो आपने शिमला मुआहदे को उसका ख़त्म करने का तरीकाकार भी बता दिया और ये ख़त्म क्यों किया जाए ये भी बता दिया। अब दूसरी खबर की तरफ आ जाते हैं जो आज का आपका कॉलम भी है। नैब का जो खौफ है वो ब्यूरोक्रेसी पे मंडरा रहा है, ब्यूरोक्रेसी उस टर्म में काम नहीं कर रही। अब हुकूमत ने कौन सा फार्मूला तजवीज़ किया है जिससे वो नैब के खौफ से बच के आराम से काम कर सके। देखिए, इस गवर्नमेंट की जो 1 साल की नाकामी है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। जो ब्यूरोक्रेट है वो कोई फाइल साइन करने को तैयार नहीं है, वो साइन करता कहता मुझे नैब वाले बुला नैब पकड़ के ले जाएगी। लिहाजा ना जायज़ काम हो रहा है, ना नजायज़ तो शायद कहीं हो जाता हो, जायज़ तो बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि वो कहते हैं जी नैब के खौफ में कोई भी नहीं काम करने को तैयार है। तो ऐसा लिहाजा कब तक गवर्नमेंट ने चलेगा? एक टास्क फोर्स बनाई फेडरल सतह पे। डॉक्टर इशरत अशरफ जो साबिक स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उनको उसका बनाया हेड। उस टास्क फोर्स ने बड़ी अजीब तजवीज़ दी है। उस टास्क फोर्स में सलमान अकरम राजा जो माहिर कानून है वो भी शामिल थे। गवर्नमेंट ने एक तरमीम सजेस्ट की है कि एक सुपरवाइजरी बॉडी बनाई जाए। वो सुपरवाइजरी बॉडी जो है, जब कभी किसी सरकारी मुलाजिम के ख़िलाफ़ कोई शिकायत नैब के पास आएगी तो नैब उस सरकारी मुलाजिम को बुलाने से पहले, उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करने से पहले, उसको शामिल तफ्तीश करने से पहले, उसको नोटिस भेजने से पहले, उसकी शिकायत को एंटरटेन करने से पहले इस सुपरवाइजरी बॉडी से इजाज़त लेगा। ठीक है। तो ये तो एक नैब के ऊपर एक और इदारा बनाने की बात हो गई, वैसे मैं समझता हूँ। और इस तरह ब्यूरोक्रेसी को नैब के चुंगल से वो निकालने की बात कर रहे हैं। इस सुपरवाइजरी बॉडी के लिए वो एक कानून में नैब लॉ में तरमीम करना चाहते हैं
और इस सुपरवाइजरी बॉडी के उन्होंने खदोखाल भी अजीब तजवीज़ किए हैं कि हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज जिसका सरबराह होगा, किसी रिटायर्ड जज को सरबराह लगाएंगे। 3 ऐसे ब्यूरोक्रेट जिन्होंने फेडरल सेक्रेटरी की सतह पर सर्व किया हो और उनकी रिटायरमेंट को 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हो, तो 3 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट इसमें लगा लेंगे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक बैंकर, और इस सुपरवाइजरी बॉडी को इख्तियार होगा कि और जिसको मर्जी अपना मेंबर बना ले। तो अब होगा, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जब भी नैब के पास किसी सरकारी मुलाजिम की शिकायत आए वो इस सुपरवाइजरी बॉडी के पास चली जाए। सुपरवाइजरी बॉडी जो है वो उसको जो है चाहे तो खूब खाते डाल दे, चाहे तो कह दे कि नैब आपकी शिकायत दुरुस्त नहीं है, इसको आगे लेके मत चलें, चाहे तो इजाज़त दे दे। और मेरा ख्याल है जिसमें 3 ब्यूरोक्रेट बैठे होंगे, मज्जों की बहनें होती हैं, वो कहते हैं भैंसे यार, सिस्टर्स टू ईच अदर वाली बात है, एक ब्यूरोक्रेट दूसरे ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़ कैसे इजाज़त देगा। तो टेक्निकली हुकूमत ये चाहती है कि जो ब्यूरोक्रेट है, सरकारी मुलाजिम है, उसको नैब के परव्यू से निकाल दिया जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना, नैब भी कायम रह जाए और ब्यूरोक्रेट उसके परव्यू से निकल आए। इस तरमीम पे बात हो रही है, ये बाकायदा मिनट्स ऑफ द मीटिंग में और ऑफिशियली तजवीज़ किया गया और इस तरमीम को ड्राफ्ट भी कर लिया गया है। हाँ, ये सुपरवाइजरी बॉडी बनेगी कैसे, इसका भी अजीब तरीक़ाकार है कि स्पीकर कौमी असम्बली एक पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे, उस पार्लिमानी कमेटी को हुकूमत नाम भेजेगी, अगर पार्लिमानी कमेटी ने नाम मंजूर कर लिए तो ठीक है, नहीं तो वो हुकूमत से और नाम मांग लेगी, खुद नहीं पार्लिमानी कमेटी को नाम दे सकते। सुपरवाइजरी जो बॉडी है वो भी अपनी मर्जी की बनानी है, बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें तरीक़ाकार कि गवर्नमेंट की बॉडी होगी, गवर्नमेंट के तहत चलेगी। तो इस तरह वो ब्यूरोक्रेसी को एक पैगाम देना चाहते हैं कि हमने आपको नैब से निकाल दिया है। जैसे अदलिया और अफवाज पाकिस्तान पहले ही नैब के दायरे अख्तियार में नहीं है, इसी तरह अब हुकूमत चाहती है कि ब्यूरोक्रेसी भी नैब दायरा अख्तियार में ना रहे। इसके बाद सिर्फ अपोजिशन नैब के दायरा अख्तियार में रह जाएगी और सिर्फ ये अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के लिए नैब रह जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक और सवाल निकलता है कि जो ब्यूरोक्रेसी काम करेगी ये भी उस सुपरवाइजरी बॉडी को आगाह करेगी कि हम ये काम कर रहे हैं? नहीं, होगा ये कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी को ये खौफ है ना कि जी हम कुछ करेंगे तो नैब हमें बुला लेगी। जब नैब का बुलाने का अख्तियार ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर नैब का क्या खौफ रह जाएगा, तो वो खुल के फिर काम करेंगे, खुल के काम करेंगे। उनका ख्याल है कि जो ब्यूरोक्रेसी के पास एक बहाना है क्या हम नैब की वजह से काम नहीं कर रहे, नैब का बड़ा खौफ है जी, नैब बुला लेता है, नैब हरासा करता है, नैब नोटिस जारी कर देता है। पिछले दिनों लाहौर में एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को नोटिस आया जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने वाया मीडिया निकाला है, इस वाया मीडिया से बेहतर था नैब बंद ही कर देते। तो आपका क्या ख्याल है कि ये इसको क्या बनना चाहिए? ये तो फिर हो गया हमारे लिए बिल्कुल सुकून और दूसरों के लिए बिल्कुल मुश्किल का पैदा। मेरे ख्याल में ये नैब पर अदम एतमाद है। पहली बात यह है कि अगर हुकूमत ये लॉ लेके आती है तो टेक्निकली हुकूमत खुद नैब पर अदम एतमाद का इजहार कर देगी और हुकूमत खुद ये डिक्लेयर कर देगी नैब ठीक काम नहीं कर रही। ऑपोजिशन तो ऑलरेडी कह रही है, तो ये बड़ा अब, लेकिन हुकूमत भी तो कुएं और वो वाली बात है कि अगर नहीं लाती तो काम नहीं चलेगा, लाएंगे तो बदनामी है, नहीं लाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो इसका कड़वी गोली है, जिस जहरीली और कड़वी गोली में से उन्होंने चूज करना है। मेरा ख्याल है कड़वी कर लेंगे, जहरीली ये जो सुपरवाइजरी बॉडी है ये तो कोई हल नहीं है। आपके ख्याल से क्या हल होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी काम भी करे? क्या हल होना चाहिए? देखिए, शफाफ एहतसाब से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया भर में एहतसाब का निज़ाम मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ जो एहतसाब के इदारे हैं ना वो किसी को जवाबदेह नहीं है। मसलन अगर आपने मेरे ऊपर गलत केस बनाया है और मैं बरी हो जाता हूँ 8-10 साल बाद, 5 साल बाद, आपका रेफरेंस गलत साबित हो जाता है, तो बताएं मेरे पास नैब के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का क्या इख्तियार है? मैं नैब का क्या कर सकता हूँ? दुनिया भर में जब कोई तफ्तीशी किसी को गुनाहगार लिखता है और वो बेगुनाह साबित हो जाए तो फिर हर जाने का दावा होता है, फिर उस तफ्तीशी के ख़िलाफ़ मुकदमा होता है। जब तक आप यहाँ इन्वेस्टिगेटर्स को जवाबदेह नहीं करेंगे वो सही तफ्तीश नहीं करेंगे, और जब तक सही तफ्तीश नहीं होगी तब तक गलत रेफरेंस बनते रहेंगे, तब तक दबाव रहेगा। जब इन्वेस्टिगेटर को ये पता होगा कि इसके ऊपर जो हर्जाना है वो तो मैंने देना है, वो क्यों अफसर की बात मानेगा?
लिहाजा दुनिया ने जिस तरह दुनिया ने जर्नलिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक कानून बनाया डेफेमेशन का, इसी तरह इन्वेस्टिगेटर्स को कंट्रोल करने के लिए भी उन्होंने डैमेजेस के कवानीन बनाए हैं, मलेशियस प्रोसिक्यूशन के कवानीन बनाए हैं। पाकिस्तान में वो कवानीन चूँकि मौजूद नहीं हैं और उन पर वैसे अमल नहीं होता और नैब को तो उसे मुबर्रा करार दिया गया हुआ है, तो इसलिए नैब जो है एक शुतरबे मोहार बन गया है। मेरा ख्याल है नैब को कानून के सामने जवाबदेह करने की ज़रूरत है, इस तरह की सुपरवाइजरी बॉडियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलें सर, आज की एक और बड़ी खबर है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो मुद्दत मुलाजमत उसमें तोसी कर दी गई अगले 3 साल के लिए। इस तोसी से मुल्क को क्या फ़ायदा होगा? मुल्क को फ़ायदा तो बहुत कबल अज़ वक्त है बात कहने का। आर्मी चीफ है, नया भी आ जाता तो उसने मुल्क के ख़िलाफ़ काम नहीं करना था और इन्होंने भी मुल्क के ख़िलाफ़ काम नहीं करना। मौजूदा सूरत हाल जो कश्मीर से हमारे मामला चल रहे हैं, भारत के साथ सारा मामला, हाँ, ये एक पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, उसका तसलसल ज़रूर रहेगा इस वक्त, लेकिन ये दोनों तरफ की राय मजबूत है। जहाँ तक ये दलील है कि जी आप जंग के दरमियान सिपा सलार ना बदलें, इस दलील में भी वजन है, लेकिन इस दलील में भी वजन है कि जंग के दौरान भी बदला जा सकता है, क्या नीचे कैपेबल लोग नहीं थे? लिहाजा दोनों दलीलों में अपनी जगह वजन मौजूद है और मौके और मुनासबत से दोनों तरह के फैसले तारीख में मिलते हैं। सिपा सलार को कंटिन्यू कराने की बात भी मिलती है और बदलने की बात भी नवाज शरीफ के दौर में जैसे कैनी साहब को जरदारी साहब ने एक्सटेंशन दी है और हमारे यहाँ तो कुछ आर्मी चीफ 10-10 साल भी आर्मी चीफ रहे हैं, 3-3 टेन्योर्स भी उन्होंने एंजॉय किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दूसरी टर्म में इट विल बी ए डिफरेंट जनरल बाजवा, हमें एक मुख्तलिफ जनरल बाजवा देखने को मिलेंगे और मैं समझता हूँ कि पॉलिसीज़ में भी थोड़ा चेंज नज़र आएगा, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में भी चेंज नज़र आएगा। कुछ शुरू में जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं उनको मेरा ख्याल है अब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको एंड अप करने के लिए, और मैं समझता हूँ उनकी पिछली टर्म और अगली टर्म में बहुत फ़र्क होगा। चलें, थैंक यू सो मच। आज हमने नैब से रिलेटेड डिस्कस किया, शिमला मुआहदे और आर्मी चीफ़ की तोसी के बारे में। अपने मेज़बान काशिफ शकील को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।